स्टूडेंट्स, कल हम डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज कर रहे थे। तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि जैसे हम इस फिगर में देखते हैं कि ओ से पी की तरफ जाते समय हमारी फ्रिंजेस ऑब्टेन होती थी और ओ से पी डैश नीचे की तरफ जाते समय हमारे पास थोड़ी लाइट आती थी और उसके बाद वो डार्कनेस में बदल जाती थी। और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कुछ फ्रिंजेस बनने के बाद जनरल इल्यूमिनेशन होती थी। आज हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं, जो मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं ओ से पी की तरफ जाते समय, या फिर डार्कनेस आती है ओ से पी डैश की तरफ जाते समय, पहले थोड़ी सी इल्यूमिनेशन होती है, फिर उसके बाद डार्क पैटर्न, डार्क आ जाता है सारा। तो वो कैसे होता है, उसकी क्या पोजीशंस हैं, तो यहाँ हम ये ले रहे हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यदि आप पॉइंट पी की बात करें तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट एम एंड द पॉइंट ई, यानी कि ये पॉइंट एम है और नीचे ये पॉइंट पी है, इससे यदि हम पी पॉइंट के ऊपर वेवलेट्स देखेंगे तो वो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा इज इक्वल टू ई पी माइनस एम पी। तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए हमें चाहिए ई पी और साथ ही साथ हमें चाहिए एम पी। तो हम ये इस डायग्राम का सहारा लेंगे, इसकी मदद लेंगे। तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं पहले। तो अब यदि आप यहाँ देखें इस डायग्राम को, ये पिछली वाली ही डायग्राम है जो हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आप देखें तो ये ट्रायंगल है ई ओ पी। तो इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यही हमने लिखा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ई ओ पी, ई ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी। पर यदि आप यहाँ से देखें तो हमारा जो ई से ओ तक ये जो डिस्टेंस है हमारा ये v है, और o से p तक की दूरी हम इसको यदि मान लें कि y दूरी है o से p तक की, एनी डिस्टेंस y, तो इसलिए EO विल बी इक्वल टू v एंड OP विल बी इक्वल टू y। सो इसीलिए हमारे पास आ गया EP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने यहाँ v कॉमन ले लिया क्योंकि v स्क्वायर है, v स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो v बन के आएगा। तो अंडर रूट रह गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। यहाँ से लिख लो कि v मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर रेज पावर 1/2। और यदि आप याद करें बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस एक्स रेज पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पर ये हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते बाइनोमियल थ्योरम। तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारा ई पी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड देन 1/2 ये आगे आ गया हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया v प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2v, v प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2v। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास ये ई पी जो हमारी इक्वेशन 1 में हमें चाहिए वो हमारा निकल आया। अब हमें चाहिए एम पी। तो एम पी निकालने के लिए हम फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल, ऐसी ही डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए वही डायग्राम है। तो फ्रॉम द फिगर एम पी, यदि आप एम से पी की तरफ ये दूरी देखते हैं तो किसके बराबर, ये है एस से पी की दूरी माइनस एस एम। तो इसीलिए हमने लिखा एम पी इज इक्वल टू एस पी माइनस एस एम। पर आप एस एम की बात करेंगे तो यहाँ देखिए एस एम इज इक्वल टू एस ई। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू ई डब्ल्यू डैश ये एक आर्क है सर्कल की। तो सर्कल में यदि उस आर्क का ये रेडियस एस एम है तो वो एस ई के बराबर भी तो होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं एम पी इज इक्वल टू एस पी माइनस एस सी यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल कह लो चाहे अदरवाइज समझ लो। ठीक है, एस ओ पी
SOP की ये जो राइट एंगल ट्रायंगल SOP है, ये SOP, इसमें ये अप्लाई करेंगे यहाँ से, ये वाली चीज़ SP का आप देखें, SP का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू S से O का स्क्वायर प्लस O से P का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसीलिए हमने ये पहले लिख दिया, अदरवाइज आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये वाली यूजिंग ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल SOP, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यानी 1/2 बन गई ना पावर, SO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, इस सारे को ब्रैकेट्स में लेकर इसकी रेज पावर 1/2 और माइनस SC। और यदि S से E तक की दूरी देखें तो U है, ये देखिए मैंने नीचे ये मार्क की हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी S से E तक की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स, फिर पैरेंथेसिस में U प्लस V का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड और रेज पावर 1/2 और फिर माइनस U SC की वैल्यू, S से E तक की दूरी की वैल्यू। अब क्या करें, इस अंदर वाले हिस्से में से आप U प्लस V का होल स्क्वायर कॉमन लो, पर क्योंकि रेज पावर 1/2 है तो इसलिए ये बाहर जब निकलेगा तो ये आएगा U प्लस V बन के, और फिर ब्रैकेट में रह जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस Y स्क्वायर ओवर U प्लस V का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1/2 एंड देन माइनस U। और यहाँ पर भी ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, और जब ये 1/2 आगे आ गया, उसके बाद ये 1/2 बनने के बाद ये इतना हिस्सा क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इंटू यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो ऊपर वाला जो 1/2 है वो कट जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब सॉल्व करके हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो हमारे पास आएगा ये MP इज इक्वल टू V प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2U प्लस V। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास इक्वेशन 2 से MP पता लग गया, सॉरी इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 से हमें EP पता चल गया, और इक्वेशन 1 में हमने कहा था कि पाथ डिफरेंस EP माइनस MP है, तो हम इसीलिए इक्वेशंस 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमने कहा कि ये पिछले वाले वहाँ लिखना था, ये देखिए यहाँ, ये एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था, ये लीजिए, ये यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको, वी हैव, तो यहाँ पर बेसिकली ये नीचे मैं इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ आपको बताने के लिए, ये जो है यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है हमने। तो ये करके हमने कहा कि इन द अबव डिस्कशन वी हैव टेकन एज C इज इक्वल टू U, EO इज इक्वल टू V एंड OP इज इक्वल टू Y, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा आ गया। डेल्टा इज इक्वल टू V प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2V माइनस V माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2U प्लस V। तो यहाँ V और V कट गया, और इन फैक्टर्स में, इसमें और इसमें, ये दो फैक्टर्स जो डार्कन किए मैंने, इसमें आप वाई स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉमन लेके बाकी का LCM लेके सॉल्व करो, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि डेल्टा इज इक्वल टू U इंटू वाई स्क्वायर ओवर U इंटू यू प्लस V इंटू 2, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। और आप याद करो, मैंने जब पीछे आपको डिफ्रैक्शन करवाया था तो आपको बताया था कि यदि किसी पॉइंट ने सीट ऑफ मैक्सिमम बनना होता है तो ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स एक्सपोज होने चाहिए। इवन पे डार्कनेस आती है और ऑड के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि फॉर द पॉइंट P टू बी ए सीट ऑफ मैक्सिमम
the odd numbered half period zones must be exposed from EM. So this is possible if path difference is 2n plus 1 into lambda over 2. That is lambda is equal to 2n plus 1 into lambda over 2. तो ये पाथ डिफरेंस आपके पास होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। तो ये चीज़ आप इक्वेशन 4 के बराबर कर दो। ये देखिए 4 इक्वेशन में राइट हैंड साइड ये है, यहाँ पर राइट हैंड साइड ये है, तो आप इक्वेट करेंगे। सो देयरफॉर 2n plus 1 lambda over 2 must be equal to u plus u into y square over u into u plus v into 2। और यहाँ से आप y निकालो तो y comes out to be equal to under root of bracket starts 2n plus 1 into then v into bracket starts u plus v bracket closed into lambda और divided by u। ये सारा इसका अंडर रूट बन के हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई। अब क्योंकि ये y जो है n के साथ वेरी कर रहा है, बीच में देखें तो ये n बीच में इन्वॉल्व है, तो यदि ये n के साथ वेरी कर रहा है तो हम क्यों ना y को yn लिख लें आसान करने के लिए अपनी कैलकुलेशंस। तो इसीलिए हमने कहा कि टेकिंग y इक्वल टू yn, ये हमने कहा टेकिंग y इक्वल टू yn फॉर nth मैक्सिमम। तो v में राइट yn it is equal to under root of bracket starts 2n plus 1 bracket closed into v into bracket starts u plus v bracket closed into lambda और divided by u। ये सारा अंडर रूट में है। We call it equation 5 and this equation gives us the position of maximum। मैक्सिमम 1 के लिए, मैक्सिमा प्लूरल के लिए तो आप यहाँ पर मैक्सिमा भी कर सकते हैं। कई सारे मैक्सिमम में n को 1 पुट कर दो तो पहला n को 2 पुट कर दो, दूसरा एंड सो ऑन, ऐसे मैक्सिमम आपके पास फॉर्मेशन, मतलब लाइट जहाँ ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। और यदि अब बात आती पॉइंट P, वही पॉइंट P जो हम बार बार बात कर रहे हैं, P तो कहीं भी हो सकता है ना, जैसे ये ऊपर जाते समय, नीचे जाते समय, तो हम तो अभी ऊपर की बात कर रहे हैं O से P की तरफ, P कहीं भी हो सकता है। तो P विल बी ए सीट ऑफ मिनिमम कब? when the number of even number of half period zones are exposed from EM। so ये कब पॉसिबल होगा? इसका मतलब पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस तो हमारी इक्वेशन 4 हमें बता रही थी। ये देखिए पीछे 4 इक्वेशन ये हमने लिखी डेल्टा। तो इसका मतलब यदि आप मिनिमा चाहते हैं तो ये वाली इक्वेशन n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, तो ये वाले फैक्टर के बराबर। तो इसीलिए हमने यहाँ कहा कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 u into y square over u v into u plus v into 2 it is equal to n lambda। या फिर आप कह सकते हैं कि y is equal to 2nv into u plus v into lambda over u। बस ये वहाँ और इसमें पिछले केस में और इसमें यही फ़र्क है। वहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ ये वाले में यहाँ 2n plus 1 आया था, यहाँ n आ जाएगा, 2n आ गया, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया था, देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो इसके बाद ये आया था। और यहाँ पर ये सीधा ही क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है तो आपने यही कह दिया 2n इंटू वी इंटू यू प्लस वी इंटू लैम्डा ओवर यू। और इस केस में भी यदि हम कह दें कि जो y है, क्योंकि y n पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज इक्वल टू वाई एन डैश मान लेते हैं। डैश ये बताने के लिए कि ये मिनिमा है, तो फॉर nth मिनिमम वी मे राइट वाई एन डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n इंटू वी इंटू यू प्लस वी इंटू लैम्डा और डिवाइडेड बाई यू। तो ये इस ढंग से हमारे पास ये पोजीशन ऑफ मिनिमम हमें पता चल जाएगी, या पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमम का प्लूरल मिनिमा, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इंटेंसिटी एट एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो कितनी है। देखिए कि मान लो कि द पॉइंट O इज टेकन एज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देन द पॉइंट E, that is point at the edge becomes the pole of wave front with respect to O।
अब मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि पोल क्या होता है कि जैसे यहाँ से ये मिलाया ना, तो इसके ऊपर ये जो वेव फ्रंट ये बना था डब्ल्यू डैश, ये वेव फ्रंट बना था। तो उस केस में हमने कहा था कि एम विल बी कंसिडर्ड एज द पोल। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि द इफ पॉइंट P is taken as observation point, then the point E, that is the point at edge, becomes the pole of wavefront of O। जैसे यहाँ S M P के लिए M की बात आ गई थी, ऐसे ही S E O के लिए E की बात आएगी, तो E will become as the pole, जैसे हम पीछे भी बता रहे थे आपको। तो a point at the edge becomes the pole of wavefront with respect to O. Thus the lower half of the wavefront EW dash is blocked and only wavelets from half period zone from EW are exposed। तो हाफ पीरियड जो EW है वहाँ से ही एक्सपोजर हुआ ना, EW ये ऊपर वाले हिस्से से, निचला वाला हिस्सा तो ब्लॉक हो गया। क्यों? यहाँ पर ये स्ट्रेट एज ने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो तभी हमने कहा 10 दी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए तो आपको फिर पुरानी थ्योरी पढ़नी है, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो इस केस में नेट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 प्लस A4, और यहाँ सॉरी माइनस होना चाहिए था क्योंकि प्लस माइनस प्लस है यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे -1 रेज पावर n माइनस 1 इंटू an, और ये हम पहले कर चुके हुए हैं कि ये हमारे पास, ये देखिए ये मैं यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए था, तो ये A1/2 के बराबर आता है। ये हम पहले सारी अपनी थ्योरी कर चुके हैं जब हमने फ्रेनेल डिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तब। सो यही हमने कहा कि 10 द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू A1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है विच इज़ 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी इफ एज वर नॉट देयर। यदि एज है तो उसके कारण जो इंटेंसिटी बनी, क्योंकि उत्तर कितना आया A1/2, तो इंटेंसिटी कितनी रह गई 1/4, यानी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और यदि एज ना होता तब तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी होती, तो इसका मतलब इंटेंसिटी इस केस में 1/4 रह गई। अब बात आती है कि इंटेंसिटी एट ज्योमेट्रिकल शैडो कितनी है। अब ज्योमेट्रिकल शैडो है यानी कि O से नीचे की तरफ जाते हुए। जिनको ज्योमेट्रिकल शैडो के बारे में नहीं क्लियर, वो मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने डिफ्रैक्शन स्टार्ट करवाया था। जब आपको डिफ्रैक्शन स्टार्टिंग में बताया था तो वहाँ पर स्टार्टिंग ज्योमेट्रिकल शैडो से की थी कि यहाँ पे शैडो वाला पोर्शन होता है। तो हमने यहाँ कहा एज वी मूव बिलो द पॉइंट O, तो यहाँ O छोटा लिखा गया, हम इसको कैपिटल कर लेते हैं। O ऑन द स्क्रीन the decrease in illumination occurs and it can be explained as follows। तो हम इसको नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो let P dash, ये देखिए नीचे हमने दिखाया P dash with a point on the screen in the portion of geometrical shadow whose pole on the wavefront is M dash। अब आप सोचेंगे फिर पोल आ गया। पोल क्यों? क्योंकि S से P dash तक मिलाओ, तो जो वेव फ्रंट आपका WW डैश है, WEW डैश, ये वेव फ्रंट है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो हमने पहले बताया था। तो उसको ये कहाँ पे काटता है? ये काटता है उसके ऊपर M के ऊपर, M डैश के ऊपर। ये नीचे मैं जहाँ कर्सर रख रहा हूँ अपना, तो M डैश के ऊपर। तो उस केस में M डैश हमारा पोल बनता है, हुज पोल ऑन द वेव फ्रंट इज M डैश एज शोन इन द फिगर। एज P डैश मूव्स डाउन, यदि P डैश को हम नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा कि ये M डैश ये वेव फ्रंट के निचली तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखें आप, अब मैं कहता हूँ मेरा पॉइंट P डैश ये यहाँ करके है जहाँ मैं कर्सर रख दिया अपना, तो आप कहेंगे यहाँ कर्सर रखा उसके हिसाब से S को मिलाओ। जब S को मिलाओगे तो M डैश नीचे नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ़ ये कहा द हाफ पीरियड as P dash moves down O dash, the half period zones are cut off
at the edge because m dash also moves downwards along the wavefront. If one half period zone is cut off by the edge from the certain position of p dash, then the resultant amplitude is given by. मतलब क्या, आपको लास्ट कल वाले लेक्चर में पाया था कि हमारे अलग अलग हाफ पीरियड जोन्स बनते हैं. अब मान लो जब मैं p डैश को नीचे को मूव करता हूं तो m डैश भी तो यहाँ वेव फ्रंट के ऊपर नीचे को मूव करेगा. यहाँ मैं कर्सर दिखा रहा हूं. और यदि ऐसा करने पर एक हाफ पीरियड जोन कट ऑफ होता है तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? तब नेचुरली पहले वाला हमारा हाफ पीरियड जोन कट गया, यानी A1 वाला कट गया. तो नेट रिजल्टेंट कितना रह गया? ये रह गया A1 डैश इज इक्वल टू A2. अब A1 से नहीं स्टार्ट हुआ रिजल्टेंट, ये A2 से हुआ. A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 एंड प्लस ऑन. अब कई बच्चों के मन में आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन होना चाहिए था. नेगेटिव साइन यदि यहाँ नेगेटिव होता तो आगे पॉजिटिव होता, आगे पॉजिटिव होता तो उसके अगला नेगेटिव होता. इसलिए उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी में जब एम्पलीट्यूड देखना होता है तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड देखते हैं, तो माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता. और यदि हम जैसे पहले कैलकुलेट करते थे, आप जब A1 से स्टार्ट करके रिजल्टेंट देखते थे तो वो होता था A1/2. तो अब इसमें शुरुआत हुई है A2 से, तो रिजल्टेंट होगा A2 डिवाइडेड बाय 2. इसलिए A1 डैश विल बी इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई, 1/4 हो गई. अब देखिए आप, इंटेंसिटी क्यों? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. और यदि कहें कि दो हाफ पीरियड जोन कट हो जाते हैं, मतलब क्या कि हम जब P डैश को और नीचे मूव करते हैं तो M डैश और नीचे मूव करेगा, यानी दो हाफ पीरियड जोन्स कट गए. तो यही हमने कहा कि इफ टू हाफ पीरियड जोन्स आर कट ऑफ बाय द एज फॉर सर्टेन पोजीशन ऑफ P डैश, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A2 डैश इज इक्वल टू A2 डैश. अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वो A3 से. क्यों? दो कट गए हुए हैं, A1 और A2 वाले हाफ पीरियड जोन्स कट गए. तो इसलिए A2 डैश विल बी इक्वल टू A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस ऑन. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इस केस में A2 डैश विल बी इक्वल टू A3/2 एंड सो ऑन. तो यहां से क्या हुआ? दस वी फाइंड दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश एटसेट्रा of wavelets. Thus we find that the resultant amplitude of wavelets goes on decreasing as we move towards O, away from O downwards, because A2 A3 से बड़ा है, A3 A4 से बड़ा है, A4 A5 से बड़ा है. ऐसे ही जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी घटती रहती है. क्यों? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो दस द इंटेंसिटी which is proportional to square of amplitude also decreases as we move into the portion of geometrical shadow below the point. तो वो घटती जाती है. इसीलिए हमारी इस डिस्कशन से हम पाते हैं कि जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा. तो वो हम ग्राफिकल वेरिएशन बता सकते हैं कि यदि इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस को ले लें और O से पोजीशन राइट साइड को टुवर्ड्स P ले लें और लेफ्ट हैंड साइड को टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल शेडो यानी कि P डैश की तरफ ले लें, तो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी I0/4 है इस पॉइंट के ऊपर. मैंने जब बताया था आपको कि एज के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम O के ऊपर, यानी कि O हमारे एज के बिल्कुल सामने वाली पोजीशन बन गई, तो O के ऊपर I0/4 इंटेंसिटी है. और फिर ये इंटेंसिटी आप देखें तो ये मैक्सिमम हुई, और उसके बाद ये मिनिमम, फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम. पर या साथ ही साथ ये मैक्सिमा की वैल्यू कम हो रही है, ये डिक्रीज भी हो रही है. ये देखिए, ये ऐसे, ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ. तो उसके बाद जब काफ़ी आगे चले जाते हैं तो उसके बाद ये जनरल इल्यूमिनेशन हो जाती है. तो ये उल्टा लिख गया, यहाँ मैक्सिमा नीचे मिनिमा आने चाहिए थे, ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे ये गलती से मिनिमा की जगह मैक्सिमा लिखा गया. यहाँ पे आपने करेक्ट कर लेना ये. और यदि हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल शेडो यानी P डैश की तरफ, जैसे मैंने पीछे डायग्राम से बताया, ये तो राइट वाला जो फिगर है ये OP के कॉरस्पॉन्डिंग है,
और जो लेफ्ट वाली फिगर है वो ओ पी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब हम इधर को चलते हैं तो आप देखें कि ये इंटेंसिटी घट रही है, ये घटते 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 यहाँ पर आकर ये ज़ीरो हो गई। तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में ये फाइनली यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। और ई को हमने यहाँ एज, स्ट्रेट एज बताया हुआ है और पोर्शन ऑफ इल्यूमिनेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा एक्सप्लेन करता था कि एज के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है। और अब इसमें ये कंप्लीशन के बाद हम चलते हैं कि हमने जोन प्लेट किया था पीछे, कि जोन प्लेट में और एक कन्वेक्स लेंस में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये इसका फाइनल टॉपिक होगा। तो इसके साथ हम कंप्लीट कर देंगे अपना डिफ्रैक्शन का टॉपिक। तो इसमें पहली सिमिलरिटी तो ये है सिमिलरिटीज़ में कि फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट वेरीज विद वेवलेंथ जस्ट लाइक कन्वेक्स लेंस। जैसे कन्वेक्स लेंस में होता है इसमें भी ऐसे ही होता है। सो दस देयर इज ए क्रोमेटिक एब्रेशन इन बोथ ऑफ देम। अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? वो है कि हमारे पास जो कलरफुल इमेजेस बनते हैं, जो हमारी फोकसिंग है, और रेड आपको पता 7 रंग की लाइट होती, विबग्योर रेड के लिए अलग बनती है और वायलेट के लिए अलग इमेज बनता है, अलग फोकस होता है उसका फोकल पॉइंट। तो प्रिंसिपल फोकस फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। ये क्रोमेटिक एब्रेशन का कारण बनता है। तो इसमें तो पहला ही, इसमें भी ऐसे ही होता है हमारी जोन प्लेट में, इसलिए पहला डिफरेंस तो यही है, सॉरी पहली सिमिलैरिटी तो यही है। तो सिमिलरली दूसरा है कि लाइक ए कन्वेक्स लेंस ए जोन प्लेट आल्सो शोज ए फोकसिंग एक्शन प्रोड्यूसिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नेचुरली इमेज बनाती है, ये भी इमेज बनाता है, वो भी इमेज बनाता है, कन्वेक्स लेंस भी बनाता है, जोन प्लेट भी बनाती है। पर इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो डिफरेंसेस पहला तो ये है फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन वर्क्स टू फॉर्म इमेज जोन प्लेट के केस में। और यदि यहाँ कन्वेक्स लेंस के केस में देखेंगे तो इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जोन प्लेट के केस में दूसरा पॉइंट है कि इमेज जो है इट इज नॉट सो ब्राइट, जबकि कन्वेक्स लेंस के केस में द इमेज फॉर्म्ड इज वेरी ब्राइट। तो तीसरी है कि जो जोन प्लेट है उसमें मल्टीपल फोकसेस होते हैं, फोकाई जिनको हम बोलते हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ फोकाई गिवन बाय एफ एन इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर ओवर एन लैम्डा, ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। जबकि कन्वेक्स लेंस के केस में देयर इज ओनली वन फोकस विच इज गिवन बाय 1 ओवर एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द लेंस, R1 एंड R2 आर रेडियई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ द लेंस होते हैं। और जो चौथा डिफरेंस हमारे पास आता है ये है कि सिंस f इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा, therefore the focal length of violet ray FV is greater than that of red ray FR। कब? जोन प्लेट के केस में। जबकि कन्वेक्स लेंस के केस में उल्टा होता है, वहाँ फोकल लेंथ ऑफ फॉर वायलेट रे इज लेस देन फोकल लेंथ फॉर रेड रे। भी आपने अपनी +2 क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। नहीं है तो आप इसको वैसे समझ लें कि ऐसे ऐसे डिफरेंस हमारे पास आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन quite well. The topic of diffraction is very complicated as well and it requires a lot of efforts. तो इसलिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि यदि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप स्टेप 1 से आगे चलें। ये नहीं है कि बीच में आपने कोई टॉपिक बीच में छोड़ दिया और फिर आप उसके अगले टॉपिक को करने जा रहे हैं, तब आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यदि आप रेगुलरिटी में एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, फिर चौथा लेक्चर ऐसे स्टडी करते हैं, only then you will be able to understand this topic. So with this we will be completing our topic of diffraction and in the time to come we'll be starting polarization. Thanks a lot.